यस फ्रेंड्स, तो मार्केट कंटिन्यू करना है अपने को। लेक्चर नंबर 2 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने बहुत जल्दी छोड़ दिया था आपको। लेट्स कंटिन्यू। While studying about the market economy, it is essential to understand how price is determined. Since this is done in the market, we can define market simply as those buyers and sellers of goods or services who influence price. So market में क्या बोला जा रहा है? We can define market simply as all those buyers and sellers. So basically market जहाँ बायर है, जहाँ सेलर है, और ये बायर एंड सेलर मिल के क्या कर रहे हैं? प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है। हु इन्फ्लुएंस द प्राइस? द एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट आर buyers and sellers, a product or service, bargaining for a price. बायर एंड सेलर किसके लिए है? कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए। और ये क्या करते हैं? अरे भैया 200 रुपया में नहीं, 180 में देगा। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एट अ गिवन टाइम। एक समय पे तो एक ही प्राइस बोलते हैं, उसके बाद आगे पीछे जो भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। Markets are generally classified into product markets and factor markets. Product मतलब finished goods, factor मतलब finished goods को बनाने के लिए जो input लगता है, input का markets. Product markets are markets for goods and services in which households buy the goods and services they want from the firms. कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट मार्केट कौन खरीदता है? हाउस होल्ड्स। और फैक्टर मार्केट जो है, फैक्टर मार्केट कौन खरीदता है? इंडस्ट्री। ठीक है। फैक्टर मार्केट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज इन विच फर्म्स, इंडस्ट्री बोल लो या फर्म्स बोल लो, बाय द रिसोर्सेज दे नीड। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने को पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वाइल प्रोडक्ट मार्केट्स allocate goods to consumers, तो हाउसहोल्ड मतलब हो गया कंज्यूमर्स। फैक्टर मार्केट्स allocate प्रोडक्टिव रिसोर्सेस टू प्रोड्यूसर्स, फर्म को अपने प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। एंड हेल्प इंश्योर that those resources are used efficiently. The prices in factor markets are known as factor prices. तो ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने का विशेष दरकार है। आप लोगों को समझदार हो गए आप लोग। इन इकोनॉमिक्स generally the classification of markets is made on the basis of geographical area। ठीक है, समझाने का कुछ नहीं, मैं रीड कर रहा हूँ। टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ कंपटीशन। अब इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, फ्रॉम द मार्केटिंग परस्पेक्टिव, द जोग्राफिकल एरिया इन विच द प्रोडक्ट सेल्स शुड बी अंडरटेकन। अब एक प्रोडक्ट है तो उसको अपने अलग अलग एरिया में, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में कर रहे हैं, हैज़ वास्ट implications for the firm. On the basis of geographical area covered, markets are classified into local markets,
लोकल मार्केट्स का क्या मतलब है भाई? व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया और रीजन। मार्केट का तो मतलब ही अपने समझ चुके हैं, जब भी वर्ड मार्केट आएगा तो मार्केट का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ बायर एंड सेलर होंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट में क्या बात करेंगे? वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया और रीजन, द मार्केट इज कॉल्ड अ लोकल मार्केट। Generally, highly perishable goods like and bulky articles, the transportation of which over a long distance is uneconomical, command a local market। कोई सेंस नहीं बनता कि इसको भाई यहाँ से ढो के वहाँ दूसरा जगह लेकर जाया जाए। इन दिस केस, जैसे अगर ब्रिक्स बनता ना, ब्रिक्स ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ब्रिक्स मोरलेस हम लोग लोकली ही प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। ब्रिक्स किससे बनता है? अर्थ से बनता है, और अर्थ तो भैया हर जगह रेडली अवेलेबल है। तो ब्रिक्स बनाने के लिए अब हम लोग अलग से ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि जितना का ब्रिक्स नहीं है उससे डबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अनइकोनॉमिकल। देखो लिखा हुआ इस अनइकोनॉमिकल, इसीलिए दैट इज हैविंग अ लोकल मार्केट। तो जब भी कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होता है ना दोस्त, बड़े बड़े इमारतें बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल होता है दे आर बेसिकली लोकली सप्लाइड। और इसीलिए जितने भी पाड़े मोहल्ले के जो लोकल दादा भाई मस्तान गुंडे माफिया जो होते हैं, वो बिल्डर के पास चले जाते हैं, "ए, तेरे को अपन से ही माल लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन होने नहीं देंगे।" और बाजार भाव अगर 2,000 रुपया है तो वो 2,500 रुपया चार्ज करेंगे। बोला, अरे भैया इतना क्यों? भाई से सवाल करता है, इतना क्यों? चल, अभी तो 2,500 बोला, 3,000 कर दूंगा। तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है दोस्त लोकल मार्केट। तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेंगे, लोकली ही खरीद लेंगे। The extent of the market is limited to a particular locality. For example, locally supplied services such as those of hairdressers, salon वाले जो है, and retailers have a narrow customer base. Of course, तो अब हेयर ड्रेसर है तो नैरो ही रहेगा, उसी लोकेलिटी का ही बंदा उसके पास जाएगा। तो लोकल मार्केट समझ गए हम, इतना कुछ कठिन तो नहीं था समझाने में, सिर्फ रीड करना था, मैंने कुछ समझाया नहीं, आप खुद समझ गए हो। रीजनल मार्केट का बात करते हैं अब। रीजनल मार्केट कवर a wider range area such as a few adjacent cities, parts of states, or cluster of states. The size of market is generally large and the nature of buyer may vary in their demand characteristics. So local से थोड़ा सा बढ़ जा रहा है रीजनल। तो रीजनल मार्केट्स कवर अ वाइडर एरिया। तो मेन पॉइंट क्या है? वाइडर एरिया such as few adjacent cities, parts of states। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। अब ईस्टर्न रीजन का जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोलकाता ले लेते हैं, उड़ीसा ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ रीजन का बात करते हैं तो जयपुर ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। अब अपने बात करते हैं नेशनल मार्केट का। नेशनल का तो मतलब ये हो गया कि पूरा देश। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस इज लिमिटेड to the national boundaries of a country, we say that the product has a national market. The trade policy of the government may restrict the trading of a commodity to within the country. For example, Hindi books may have national markets in India. Outside India, one may not have market for Hindi books. सो हिंदी बुक्स तो भैया इंडिया में ही चलेगा, बाहर में नहीं चलेगा। अब कैडबरी जो है ये पूरा इंडिया का मार्केट है, और कैडबरी तो हो सकता है भैया इंडिया क्या है, इंटरनेशनल मार्केट भी है, ठीक है। सो कैडबरी का बात किया तो भैया आ जाइए इंटरनेशनल मार्केट में। कमोडिटी इज सेट टू हैव इंटरनेशनल मार्केट व्हेन इट इज एक्सचेंज्ड इंटरनेशनली। यूजुअली अ हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज आर डिमांडेड एंड ट्रेडेड इंटरनेशनली।
For example, gold and silver are example of commodities that have international market. तो ये कैडबरी वैडबरी का बात नहीं करना चाहिए अपने को, इंटरनेशनल बात करें तो गोल्ड सिल्वर का बात करो, ठीक है। द अबव क्लासिफिकेशन हैज़ बिकम मोर और लेस आउटडेटेड as we find that in modern days even highly perishable goods have international market। क्या बात बोला है दोस्त, मज़ा आ गया। आज के दिन में पता है कीवी न्यूजीलैंड से ट्रैवल करके हमारे देश इंडिया में बिक रहा है। कीवी इज़ अ फ्रूट एंड दैट इज़ हाईली पेरिशेबल। फ्रूट्स तो हाईली पेरिशेबल होते हैं, बट फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी कहाँ कहाँ से ट्रैवल हो जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ये समय के अनुसार भी मार्केट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एल्फ्रेड मार्शल कंसीव्ड टाइम एलिमेंट इन मार्केट्स and on the basis of this markets are classified into very short period market, very short period मार्केट है, बायर है, सेलर है, बट बहुत कम समय के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड। मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड refers to a period of time in which supply is fixed and cannot be increased or decreased. Commodities like vegetables, flour, fish, egg, fruit, milk, etc., which are perishable and the supply of which cannot be changed in a very short period, come under this category. अब जैसे गाय जो है, अगर एक मोहल्ले में जो भी दूध वाला है, अब टोटल समझ लो 200 काउज आर देयर एंड 200 काउज जितना दूध देगी वो उसी हिसाब से इस जगह पे सप्लाई कर रहा है। तो अचानक से तो तुरंत का तुरंत वो 200 का 400 नहीं हो सकता ना। सो फ्लावर वगैरह जो भी है गार्डन से जितना डेली फ्लावर ब्लूम हो रहा है उसको तोड़ रहे हैं, तो रातों रात सप्लाई नहीं चेंज हो सकता। सिंस सप्लाई इज फिक्स्ड, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड विल रेज द प्राइस एंड वाइस वर्सा। क्योंकि इतना ही प्राइस, इतना ही सप्लाई है, ठीक है। सो अगर डिमांड बढ़ जाए तो भैया प्राइस भी बढ़ जाएगा, और डिमांड घट जाए तो प्राइस भी घट जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पेरिशेबल होता है। अब मेरे पास जो एग है या जो फिश है या जो फ्रूट है, राइट, उससे पहले कि ये आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई 100 रुपीज़ किलो में मेरे को मैंगो बेचना है, और ये 3 दिन तक तो चलो मैंगो का कंडीशन ठीक रह सकता है, और अब मेरे को दिख रहा है कि अब ये नेक्स्ट डे जो है ये मैंगो का हालत ख़राब होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डिमांड अगर कम है तो भैया एक काम करो, भैया 80 रुपया में ले लो, 70 रुपया में ले लो, अरे भैया 50 रुपया में ले लो। क्योंकि अगर ये मैंगो पेरिश हो जाएगा तो ये कोई 10 रुपया में भी नहीं लेगा। सो ये था वेरी शॉर्ट। अब अपने बात करेंगे शॉर्ट। तो 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो वेरी शॉर्ट के बाद अब हम आ गए हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट में। शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड विच इज स्लाइटली लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है भैया, वेरी शॉर्ट पीरियड में 2 दिन में खराब हो रहा था, अब यहाँ 10 दिन में खराब होगा, या 10 दिन का बाजार है। इन दिस पीरियड द सप्लाई ऑफ आउटपुट may be increased by increasing the employment of variable factor with the given fixed factor and state of technology। ये याद अपने पढ़े थे कि वेरिएबल फैक्टर को हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे विद द गिवन फिक्स फैक्टर एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कुछ याद आ रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। सिंस सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, the changes in the short period prices on account of changes in demand are less compared to market period। तो ये मोर और लेस, क्योंकि सप्लाई मॉडरेटली एडजस्ट हो जाता है तो प्राइस पे और डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। सिंस सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, द चेंजेस इन द शॉर्ट पीरियड प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन डिमांड आर लेस, ठीक है। सो आर लेस।
द चेंजेस इन द शॉर्ट पीरियड प्राइसेस, क्योंकि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है तो भैया डिमांड को हम लोग मीटअप कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मार्केट, इन द लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। ये वही बात हो रहा है, देखो दोस्त, जो हम ऑलरेडी करके आए हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज may be changed by altering the scale of production. As such, supply may be fully adjusted to changes in demand conditions. The interaction between long run supply and demand determines long run equilibrium price or normal price. Next point आ जा रहा है वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड, ध्यान दीजिएगा, is one when secular movements are recorded in certain factors over a period of time. The period is very long. The factors include size of population, capital supply, supply of raw materials, etc. ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये वेरी लॉन्ग और अ सेक्युलर पीरियड है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये वेरी लॉन्ग पीरियड हो जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे भी मार्केट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। आइए क्विक रीडिंग लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई दरकार नहीं है दोस्त। स्पॉट और कैश मार्केट। स्पॉट ट्रांजैक्शन और स्पॉट मार्केट्स refer to those markets where goods are exchanged for money payable either immediately or within a short span of time. Spot market या कैश मार्केट, ये जो दो लाइन लिखा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एकदम चाहे तो तुरंत पैसा या एकदम शॉर्ट स्पैन में 1 दिन 2 घंटा के अंदर पैसा दे दो। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड्स एट सम फ्यूचर डेट, कि आप आगे गुड्स दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट, तो कुछ कुछ मार्केट होते हैं जो रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे रेगुलेटेड है। इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शन आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड so as to put an end to unfair practices. Such markets may be established for specific products और फॉर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। इज एग्जाम्पल है स्टॉक एक्सचेंज, तो जहाँ स्टॉक शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, तो दिस इज रेगुलेटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। अनरेगुलेटेड, कोई बाप नहीं कोई माँ नहीं, जिसका जो मन में आ रहा काम कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड फ्री मार्केट एज देर आर नो स्टिपुलेशन ऑन द ट्रांजैक्शंस। तो कोई ऊपर से कंडीशंस नहीं इम्पोज करेगा, आप अपने आप से फ्री ट्रेड करो, फ्री मार्केट है। On the basis of volume of business, wholesale market. The wholesale market is the market where the commodities are bought and sold in bulk or large quantities. Transactions generally take place between traders. तो wholesale basically एक trader दूसरा trader को माल बेचता है। ये सब आप लोग सब पढ़ चुके, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। Retail market, when the commodities are sold in small quantities, it is called retail market. This is the market for ultimate consumers. तो यहाँ तक एकदम क्लियर है, आई एम वेरी श्योर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन क्या है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपटीशन, मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आज हमको यही देखना है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में 2 कैटेगरी पढ़ेंगे और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में 2 कैटेगरी पढ़ेंगे। We shall study these markets in great details in the following paragraphs. तो क्या आप अपने रेडी है? बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ये हम लोगों का डिटेल चर्चा होगा। और ऊपर वाला जितना भी पॉइंट था ये हमने आपको रीड कर दिया है, और वैसे भी MCQ पैटर्न है, तो बहुत ज़्यादा समझने का दरकार नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हिंट अगर आपके दिमाग में आएगा तो यू विल टिक द राइट आंसर, तो इतना सोचने का दरकार नहीं है।
और वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा समझाने का भी नहीं था कि आपको ये लगे कि सर ने कुछ समझाया नहीं, बहुत जल्दी से रीडिंग कर दिया। तो दोस्त आइए, इम्पॉर्टेंट बहुत सारी बातें करने हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। फॉर अ कंज्यूमर, a market consists of those firms from which he can buy a well defined product। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब क्या? जैसे कि अगर एक आईपैड खरीदना है मेरे को, इट्स वेल डिफाइंड। आईपैड 2018 का मॉडल, तो वेल डिफाइंड। ठीक है, अच्छे से समझ गया कि हमको क्या खरीदना है। जब मेरे को अल्फांसो मैंगो खरीदना है, अल्फांसो मैंगो, सो प्रोडक्ट इज वेल डिफाइंड। आम कैसा नहीं, अल्फांसो मैंगो, तो वेल डिफाइंड। ठीक है, सो वेल डिफाइंड। अब ये अल्फांसो मैंगो तो इस बाजार में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इस बाजार में मिलेगा। सो फॉर अ कंज्यूमर अ मार्केट कंसिस्ट वेर यू कैन बाई अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट। जो मेरे को खरीदना है वो प्रोडक्ट बता कहाँ मिलेगा। आम तो यहाँ मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है, बट मेरा मैंगो क्या है? अल्फांसो मैंगो। मेरा मैंगो क्या है? गुलाब खास मैंगो। सो जहाँ गुलाब खास मिलेगा मेरे लिए मार्केट वो है। ठीक है जी। और फॉर अ प्रोड्यूसर a market consists of those buyers to whom he can sell a single well defined product। सो मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं क्या प्रोड्यूस करता हूं? मैं प्रोड्यूस करता हूं, समझ लो, मैं प्रोड्यूस करता हूं ऐसा कंघी। ठीक है, सो आई नीड टू सेल दिस कोम्ब। इफ अ फर्म नोज प्रिसाइसली द डिमांड कर्व इट फेसेस, अगर मेरे को पता है कि क्या है मेरा डिमांड कर्व, तो देखो इस प्राइस पे ये क्वांटिटी होता है, लेट्स से दिस इज प्राइस। तो 10 रुपया में अगर डिमांड कर्व मेरा यहाँ है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 100। डिमांड कर्व यहाँ है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 200। डिमांड कर्व यहाँ है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज लेट्स से 500। सो इफ अ फर्म नोज प्रिसाइसली द डिमांड कर्व इट फेसेस, तो अगर अपना कर्व यहाँ पर है और अपने को पता है कि 1000 यूनिट का अपना डिमांड है, तो अपने को पता है 1000 यूनिट का डिमांड है और हर यूनिट पे 10 रुपया का फ़ायदा है, तो भैया अपने 10,000 रुपया कमाने वाले हैं। ठीक है, सो इफ अ फर्म प्रिसाइसली नोज द डिमांड कर्व इट वुड नो इट्स पोटेंशियल रेवेन्यू। पोटेंशियल मतलब चलो 1000 यूनिट बिकेगा तो अपने को 10 रुपया पर यूनिट मिलता है, तो अपने 10,000 रुपया कमाने वाले। इफ इट ऑल्सो नोज इट्स कॉस्ट, कॉस्ट तो अपने को पता है, it can readily discover the profit that would be associated with different levels of output and therefore can choose the output level that maximizes profit। अब देखो क्या हो रहा है ना, अपने को अपना डिमांड कर्व पता होना चाहिए। डिमांड कर्व पता होने से क्या होता है, अपने को ये पता है कि अपने को कितना यूनिट का प्रोडक्ट डिमांड है। और क्या होता है, कॉस्ट जो है, हो सकता है कि 1000 यूनिट बनाने के लिए 50 रुपया कॉस्ट है और 1000 से 2000 यूनिट बनाने के लिए हो सकता है 48 रुपीज़ कॉस्ट हो। 3000 बनाने के लिए हो सकता है 45 कॉस्ट हो। 8000 बनाएंगे तो हो सकता है कॉस्ट 40 रुपीज़ हो। बट 8000 के ऊपर बनाने के लिए वापस कॉस्ट 45 हो रहा हो। तो ये अलग अलग लेवल पे कॉस्ट का एक अलग फीचर होता है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट पता होना चाहिए अपने को कि कितना बनाने से क्या कॉस्ट आएगा। अब समझ लो मेरा डिमांड है 2000 यूनिट का और 2000 यूनिट तक बनाने के लिए मेरा कॉस्ट है 45 रुपीज़, और अपने को पता है कि मार्केट जो है 60 रुपीज़ देने के लिए रेडी है। तो आई नो कि अगर 2000 पीस का डिमांड है तो मेरा 15 रुपया इंटू 2000 पीस का फ़ायदा है। बट अगर अपने को पता चले कि डिमांड 5000 पीस का है तो अपने 5000 पीस अगर बनाएंगे तो हो सकता है कि अपना कॉस्टिंग 45 रुपये की जगह 40 रुपया पड़े, क्योंकि ज़्यादा बना रहे हैं तो हो सकता है उसको अपने को फ़ायदा मिल रहा हो। अपने ये डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ायदा क्यों मिलता है, या आगे कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार कर लेंगे। तो 40 रुपया एंड 60 रुपया में 20 रुपया का डिफरेंस है, तो 20 रुपया इंटू 5000 पीस, तो ये अपने को प्रॉफिट पता चल जाता है, क्योंकि मेरा कॉस्ट है 40 रुपया, मेरा सेलिंग प्राइस है 60 रुपया। और हो सकता है अगर 10,000 पीस का बात हो तो मेरा कॉस्ट हो सकता है 30 रुपया पे आ जाए। तो 10,000 और बिक रहा है 60 रुपया में,
तो 30 रुपया इंटू 10,000 पीस। तो इस तरीके से अपने को अपना प्रॉफिट भी पता चल जाता है। बट सपोज द फर्म नोज इट्स कॉस्ट एंड द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट। तो अपने को फर्म को अपना कॉस्ट पता है, ठीक है, फर्म को मार्केट का डिमांड कर्व पता है, बट डज नॉट नो इट्स ओन डिमांड कर्व। अब देखो मार्केट में कितना डिमांड है, ठीक है, बट मेरा प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, ठीक है, ये पता होना ज़रूरी है। देखो मार्केट में होता क्या है, मार्केट में अपने को ये पता है कि अगर ये डिमांड का कर्व है तो अपने को ये भी पता है कि एक और कर्व होता है सप्लाई का। तो ये जहाँ मिलते हैं, ये दोनों भाई लोग जहाँ मिलते हैं, मिलने से एक चीज़ तो कंफर्म हो जाता है कि ये मार्केट का प्राइस क्या है। तो मार्केट का प्राइस तय हो गया है, राइट। तो मार्केट का इस प्राइस पे अपना डिमांड कर्व क्या बोलता है, अपने इसी प्राइस पे बेचेंगे तो अपना डिमांड कर्व क्या बोलता है। इन अदर वर्ड्स, it does not know its own total sales. In order to find this, the firm needs to answer the following questions. अब मेरे को अपना सेल्स पता करना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, क्योंकि मोरलेस मार्केट का प्राइस तो अगर मेरे को पता चल गया कि मार्केट का प्राइस तो ये है, ठीक है। हाउ मैनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन द मार्केट सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, तो ये पता करना होगा। इफ वन फर्म चेंजेस इट्स प्राइस, विल द मार्केट शेयर चेंज, कितना कितना सवाल का जवाब देना होगा कि हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन द मार्केट सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट। इफ वन फर्म चेंज इट्स प्राइस, विल द मार्केट शेयर चेंज, मतलब दाम अगर उसने चेंज कर दिया तो क्या उसके पास सब का सब चले जाएंगे। इफ इट रिड्यूसेस इट्स प्राइस, विल अदर फर्म फॉलो इट और नॉट, अगर वो प्राइस गिराएगा तो क्या दूसरे लोग भी प्राइस गिरा देंगे। देयर आर मैनी अदर रिलेटेड क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। तो ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है, ये अब हम लोग खोलेंगे इस सवाल को, और क्यों करना है, कैसे करना है, और कितना मेरा सेल्स आएगा, और किस प्राइस पे दूसरे लोग बेच रहे हैं। अगर मैं प्राइस गिराऊंगा तो क्या सामने वाला भी गिराएगा, क्या मैं इससे नीचे जा सकता हूँ, मेरा कॉस्ट क्या है बनाने का, व्हाट इज़ माई कॉस्ट, आई कैन नॉट गो बिलो माई कॉस्ट। तो बहुत सारे सवाल का जवाब देंगे तो अपने को पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट का पर्सनल डिमांड कर्व क्या है। सो आंसर, सवाल, बहुत सारे सवाल है दोस्त, क्या हम जवाब दे पाएंगे। आंसर टू क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो जैसा जैसा सर्कमस्टेंसेस होगा वैसा वैसा आंसर्स मिलेगा। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितना ज़बरदस्त मटेरियल बनाया है, देखो हर चीज़ आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ओनली वन फर्म इन द मार्केट, क्या बात है यार, एक ही फर्म बेच रहा है सब कुछ। आप सोच के देखो, अगर एक ही फर्म बेच रहा है, जस्ट लॉजिकल अपने दिमाग को लगा के देखो, बेचने वाला एक इंसान, खरीदने वाले बहुत सारे इंसान, तो देखो उसका रोबाब या रंगबाजी किस लेवल का होगा, सोच के देखो। ओ भैया कम कर दिया, लेने तो ले, नहीं तो चल आगे बढ़, क्योंकि उसको तो मालूम है झक मार के कोई दूसरा के पास तो जा नहीं सकता, अकेला मैं ही बेच रहा हूँ। अगर अकेला मैं ही बेच रहा हूँ तो मेरे को कोई डर नहीं है कि भाई कहीं और से ले लेगा। कंपटीशन नहीं है ना इसका मतलब। तो कंपटीशन नहीं होने के वजह से 20 रुपया का चीज़ को भी अगर मैं 200 रुपया में प्राइस कर रहा हूँ, समझ लो एक ऐसा जगह जहाँ पानी सिर्फ मेरे पास है, पानी सिर्फ मेरे पास है, 20 रुपया का पानी 200 रुपया है, लेना है तो लेनी तो चल आगे घिसाक, लोग झक मार के आएंगे मेरे पास। द होल ऑफ द मार्केट डिमांड विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस पर्टिकुलर फर्म। पूरा मार्केट को, जितना भी लोगों को पानी पीना है मेरे पास ही आना होगा। बट इफ देयर आर टू लार्ज फर्म्स इन द इंडस्ट्री, दे विल शेयर द मार्केट डिमांड इन सम प्रोपोर्शन। अब एक अकेला वही पानी बेच रहा था, मैं भी बेचना शुरू कर दिया,
तो वो 200 रुपया में कर रहा था तो मैं 180 में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि चलो भैया, तो हो सकता है मार्केट शेयर उसके पास 60% हो या मेरे पास 60% हो, क्योंकि मैं कमती में बेच रहा हूँ, उसके पास 40% हो, या मैं और कमती कर दूँ प्राइस, मैं 100 रुपया में बेचूँ, वो 200 रुपया में बेचे, तो हो सकता है इसके पास 20% मार्केट शेयर हो, 80% लोग मेरे पास आके खरीद रहे हो। बट क्योंकि मार्केट में वो भी है, तो कोई ना कोई लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है या ये भी प्राइस गिराना चालू कर दे। अब मैं भी 120 में बेच रहा हूँ, ये भी 120 में बेच रहा है, तो हो सकता है 50-50% लोग हमारे पास आए, तो कोई ना कोई प्रपोर्शन में दोनों के पास शेयर रहेगा मार्केट का। अ फर्म हैज़ टू बी वेरी कॉशियस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म टू एवरी डिसीजन इट मेक्स। मैंने प्राइस कम किया, उसने भी कर दिया, तो अपने को पता चल रहा है ना, अगर मैंने प्राइस कम किया, उसने नहीं किया होता, तो अपने को ये श्योर रहता, देखो वो 200 में बेच रहा है और मैं 150 में बेच रहा हूँ, तो अपने को पता कि भाई सारे के सारे लोग इधर से उठ के यहाँ आ जाएंगे। बट ये भी 200 का 150 इसने भी कर दिया, तो जो बहुत सारे लोग इधर आ रहे थे, बोले यार उधर जाने का क्या फ़ायदा, यहीं 150 का मिल रहा है। तो इस फर्म को बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये फर्म का गतिविधि क्या है, हरकत क्या है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है। बट इफ देर आर से मोर देन 5,000 स्मॉल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, अभी तक तो एक और दो का बात कर रहे थे भाई, आप सोचो 5,000 लोग हैं जो पानी बेच रहे हैं, 5,000 लोग। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, 5,000 लोग। अब मैं किसको किसको मॉनिटर करूंगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मेरे हाथ के बाहर है भैया। ईच फर्म विल बी लेस वरीड अबाउट द रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स टू इट्स डिसीजंस। क्या समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन पता कहाँ होता है? लेट्स से अगर सब्जी बाजार में जाओ और सब्जी बाजार में एक साथ 100 लोग बैठे हुए हैं, आलू सब कोई बेच रहे हैं, आलू आलू ले लो, कांधा ले लो, ना सुबह से बिका है एक आलू, ना कांधा आधा। ये एक वेलकम पिक्चर में हमारे बहुत ही फेमस नाना पाटेकर साहब का कुछ रोल था। अब आलू वाले समझ लो 100 सेलर्स, एंड मोर और लेस सबके पास जो आलू आ रहा है, समझ लो बर्दुआन, बर्दुआन में जो आलू उग रहा है खेत में, वही आलू इन सब के पास आया है। तो मोर और लेस दे आर ऑल सेलिंग द सेम आलू। ऐसा नहीं कि भाई इसके पास कुछ और उसके पास कुछ और, सब एक ही लॉट का एक ही खेत से उठ के आया, बस बेचने वाले अलग अलग लोग हैं। और दोस्त कहीं पर भी चले जाओ, सब कोई बोल रहे हैं 20 रुपया किलो आलू, इससे ले लो, उससे ले लो, इससे ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर 5,000 लोग हो जाए तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है यार, मैं भी 20 में बेच रहा हूँ, वो भी 20 में बेच रहा है, जिसका जितना किस्मत हो। क्यों? क्योंकि हर आदमी 50 पैसा पर किलो का प्रॉफिट कर रहा है, 50 पैसे। और मोरलेस यार सबको 50 पैसा पर किलो तो चाहिए यार। तो दिन में वो हो सकता है कि 2,000 किलो बेच रहे हो, कोई 1,800 किलो बेचता है, कोई 2,100 किलो बेच पाता है, कोई बहुत अच्छा किस्मत है तो 3,000 किलो बेच पाता है। तो मोरलेस आज, अच्छा आज तुमने 3,000 किया तो कल मैंने 3,000 कर लिया। तो ऑन एन एवरेज देखो, मंथ के एंड में मोरलेस सबके सबके बस उतना एक एवरेज में कम बेसी करके समझ लो हर आदमी 50,000 किलो महीना में बेच रहा है। तो 50 पैसा के हिसाब से 25,000 रुपया ये आलू वाले जितना भी है वेंडर्स 25,000 कमा रहे हैं। बट बेचारे सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं, 25,000 का जहाँ बैठते हैं उसका भी 200 रुपया 300 रुपया पर डे का किराया है, जहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, आने जाने का भी किराया है। तो ये गरीब आदमी कम से कम 9-10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। अब उसमें भी यार तुम दरमुलाई कर रहे हो, 20 रुपया नहीं 18 रुपया में देगा, भैया भाग यहाँ से कहीं और चला जा, किसी के पास भी चला जा, वो 20 रुपया किलो है। क्यों? क्योंकि 19 रुपया 50 पैसा खरीद दाम है, सब कोई 50 पैसा का धंधा कर रहे हैं। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द गेम। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल था दोस्त परफेक्ट कंपटीशन का। जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया, तो चलो माहौल को बनाए रखते हैं, इंस्टीट्यूट क्या समझा रहा है उसको समझते हुए चलते हैं। अगर इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर 2 इंसान हो तो एक दूसरे के लिए बहुत सोचना है, बट अगर 5,000 ऐसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, बट इफ़ दे but if there are more than 5,000 small firms in an industry, each firm will be less worried about the reaction of the other firms to its decisions.
अब मैंने क्या 50 पैसा कम किया नहीं किया यार, किसी को कोई मतलब नहीं भैया, अपना तो ये दाम है, अपना तो ये प्राइस है। बिकॉज ईच फर्म सेल्स ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द मार्केट। तो छोटा सा हिस्सा यार, इतना बड़ा बाजार है। मार्केट शेयर मेरा इज 0.001%। तो मैं कितना ही कर लूँ यार, बाजार बहुत बड़ा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Thus we find that the market behavior is greatly affected by the structure of the market. We can conceive of more than 1,000 types of market structures. 1,000 टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग दिमाग में जचा सकते हैं। बट वी शैल फोकस ऑन फ्यू थियोरेटिकल मार्केट टाइप्स। देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे, हर लेवल का मार्केट अलग है, हर कंट्री का मार्केट अलग है, हर स्टेट का मार्केट अलग है, हर अलग अलग कमोडिटी का मार्केट अलग है, रीजनल मार्केट अलग है, लोकल मार्केट अलग है, प्रोडक्ट का मार्केट अलग है, सिचुएशन का मार्केट अलग है। आज बारिश बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ गए, बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे मार्केट चलता है। तो 1,000 टाइप क्या, मैं तो बोलता हूँ लाखों टाइप का मार्केट का डिस्कशन हो सकता है। बट यहाँ पर स्टूडेंट हो अभी आप लोग, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कराना है, तो सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फ्यू थ्योरेटिकल मार्केट टाइप्स को पढ़ाएंगे आपको, विच मोस्टली कवर अ हाई प्रपोर्शन ऑफ केसेस। तो कभी कभी एक होता है पैरेटो एनालिसिस होता है दोस्त, पैरेटो एनालिसिस 20% स्टडी कराएंगे, बट ये 20% आपको 80% कवरेज दे देगा। तो ज़िंदगी में भी आप देखना 20% ऐसा चीज़ होता है, हज़ारों दोस्त होंगे आपके, हज़ारों जान पहचान वाले होंगे, बट 20% ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में 80% मायने रखते होंगे। ठीक है, तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आप समझदार हो। सो एक्चुअली फाउंड इन द रियल वर्ल्ड, तो कुछ थियोरेटिकल बात करनी है जो 20% मतलब, या कुछ ही एकदम कुछ केसेस यहाँ 20% 15% नहीं दिखा है, कुछ छोटे मोटे 4 केसेस 5 केसेस का बात करेंगे, बट ये 4-5 केसेस में मोर और लेस 80% 90% कवरेज हो जाएगा। तो 4 केस में 90% कवरेज हो जाए, तो ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो सर हम लोगों को वैसे ही पढ़ाइए सर। हज़ारों केस पढ़ाने का क्या मतलब बनता है? 4 में ही अगर 90% कवरेज हो जाए तो सर 4 पढ़ा दीजिए सर, बच्चों का जान मत लीजिए सर। चलो भाई, अच्छी बात है। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की ओर। परफेक्ट कंपटीशन, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल तो दिया ही था, आलू वाला। परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी सेलर्स, बहुत सारे लोग आलू बेच रहे थे, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आइडेंटिकल मतलब वही सिमिलर, आइडेंटिकल, जिसका जैसा उसका आलू वैसा उसका आलू, टू मैनी बायर्स, और बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे। अरे क्यों, हर घर पे आलू बनता है, आलू पराठा, आलू टिक्की, आलू छोले, और क्या क्या बनता है यार, आलू का देखो हर जगह पे, बर्गर में भी आलू बनता है। तो ठीक है, आलू चिप्स, तो बहुत लोगों को आलू खरीदना है, मैनी बायर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब देखो, जीन्स जो है, आप लोग जीन्स पहनते हो, और बहुत सारे लोग हैं जो जीन्स बना रहे हैं, बहुत सारे, ओके, ठीक है। तो इट डिफर्स इन ओनली वन रिस्पेक्ट, नेमली दैट देयर आर मेनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स। अब देखो, लिवाइस का जीन्स अलग, उसका जीन्स अलग, थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कपड़ा या जीन्स को छोड़ दो, क्लोथ्स में आ जाओ, क्लोथ्स, तो कोई जीन्स बेच रहा है, कोई स्कर्ट बेच रहा है। अब फ्रूट का बात करें तो कोई मैंगो बेच रहा है, तो कोई एप्पल बेच रहा है। तो इसे, इस टाइप को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब हम लोग एक खतरनाक कंपटीशन पढ़ेंगे, एकदम रेड मार्क करके, मोनोपोली, वही एक अकेला, अपन के पास है ये माल। आप समझ लो एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब ड्रग्स मतलब दवाई, मेडिसिन कंपनी। अब यार इसी के पास है ये मेडिसिन, इसका विश्वास करो खर्चा आता है 20 पैसा, और ये फॉर्मूला इस कंपनी के पास, और ये एक एक टैबलेट को 200-200 रुपया में बेच रहा है, 20 पैसा का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट अकेला है, नहीं लोगे तो मर जाओगे, जीवन प्यारा है तो 200 रुपया दो, और ये हर 2-3 महीना में 200 का 250 का 300 करते जा रहा है। बट किसी एक दिन अगर हमारे देश का कोई एक ऐसा नागरिक, ये फॉरेन की कंपनी है भाई,
हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट, आप लोग क्या कर रहे हो, जागो मेरे प्यारे मोहन, जागो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप इस ड्रग का फॉर्मूला से भी बेहतर फॉर्मूला बनाओ। आप इंडियन हो, आपके पास ज्यादा दिमाग है, और आप ये 20 पैसा का चीज 50 पैसा पे अवेलेबल करा दो पूरे दुनिया को। ये चलो यार 2 रुपया में अवेलेबल करा दो भाई, 200 और 2 रुपया 1% पे आ जाएगा। तो ऐसा होता है, मोनोपोली जब तक होता है तो भैया बर्बाद कर देते हैं मोनोपोलिस्ट। सो मोनोपोली का बात अगर हम करें, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर प्रोड्यूसिंग फॉर मेनी बायर्स। अकेला, इट्स प्रोडक्ट इज नेसेसरली एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड, एक्सट्रीमली, क्योंकि ये जो बना रहा है देखो और किसी के पास है ही नहीं। अगर किसी को मौत से बचना है, लाइफ सेविंग ड्रग है भैया। सिंस देयर आर नो कॉम्पीटिंग सेलर्स, और किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास है, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट भी नहीं, ये नहीं कि ये खा लो, नहीं नहीं, बचना है तो यही खाना होगा। ठीक है जी, तो ऐसा होता है, मोनोपोली में बहुत दाम देना पड़ता है। और दोस्त विश्वास करो, ये मोनोपोली मार्केट है मेडिसिन में। अपने सुनते हैं ना कि लोगों का घर तक बिक्री हो जाता है। अपने अपने चाहने वाले को मरने के हालत में तो छोड़ नहीं सकते। विश्वास करो, एक एक टैबलेट 2-2 हज़ार रुपया का बिकता है, और डॉक्टर बोलते हैं भैया 4 टैबलेट पर डे खिलाना है, जिंदा रहना है तो 8 हज़ार रुपया पर डे का टैबलेट दो। अपना सब कुछ बेच लो यार, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक आप और साथ में जी लो उनके। उनको तो होश तक नहीं रहता है, उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बट अपने को लगता है कि नहीं यार, उनको कैसे जाने देते। जीवन का विडंबना क्या है, जब वो इंसान स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तब उनके लिए समय नहीं है, और जब उनके पास समय खत्म हो गया है तो आप अपना सब कुछ दांव पे लगा के उनको बचाने के लिए लग गए हो। कुछ नहीं होगा दोस्त। तो इसीलिए एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ, समय रहते जिन लोगों को आप प्यार करते हो, जिन लोगों के बिना आप रह नहीं सकते हो, उनको बहुत सारा समय दो, उनके साथ बहुत सारा समय बिताओ, तो लगेगा कि यस, जीवन जी रहे हो आप। बहुत ज़रूरी बात है दोस्त। चलिए ठीक है, तो मोनोपोली के बारे में आप समझ चुके हो, आगे अपने को चर्चा कंटिन्यू रखना है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये जैसे हुंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, ये सब एक मिड सेगमेंट कार बना रहे हैं मोरलेस। सबका फीचर्स अलग अलग है, बट सब 4 से 5 लाख के रेंज में बना रहे हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली, समझ गए आप, कार मैन्युफैक्चरर्स। हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग बनाना चालू कर देंगे। तो देखो कितने सारे लोगों को गाड़ी चाहिए, बट कंपनी गिनी चुनी है। ठीक है, सो ओलिगोपोली, देर आर फ्यू सेलर्स, तो फ्यू सेलर्स ही तो है, कितना बताया मैंने, होंडा, हुंडई, टोयोटा, लिमिटेड 5-10 कंपनीज सेलिंग कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स। बायर्स तो बहुत है, हर इंसान को गाड़ी खरीदना है। सो टेबल 1 समराइजेज द मेजर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 4 मेजर मार्केट फॉर्म्स। तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जैसे मोनोपोली का अगर हम बात करेंगे, तो मोनोपोली को अगर हम समझेंगे तो याद रखिएगा मेरा एग्जाम्पल। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था बताइए सर? आपने बताया था मेडिसिन। ओलिगोपोली में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कार कंपनीज का। मोनोपोलिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था क्लोज कंपनी, समझ लीजिए। और परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आलू ले लो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को अगर दिमाग में रखोगे तो ये टेबल पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ सेलर्स, आलू बेचने वाले, नंबर ऑफ सेलर्स वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और कपड़े बेचने वाले वेरी लार्ज नहीं तो लार्ज तो है। बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये रोटी तो भैया सबको चाहिए, भले ही घर हो नहीं हो, कपड़ा तो चलो कम बेसी करके पहन लेंगे। तो रोटी मतलब फूड आइटम पे तो वेरी लार्ज होना ही। देखो लॉजिक्स को क्लियर रखो यार, इसमें क्या पढ़ना यार, अगर दिमाग का लॉजिक क्लियर है तो सब बिंदास।
सो आलू में वेरी लार्ज होना ही है और कपड़े में मोर और लेस लार्ज होना ही है। तो आलू और कपड़ा अगर ज़िंदगी में सेट हो जाए, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तभी भैया गाड़ी के पास जाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी के जो लोग हैं, सेलर्स जो, वो ज़्यादा तो नहीं होते, स्मॉल होते हैं। और अब तो भैया रईस हो गए हैं, गाड़ी है, कपड़ा है, मकान है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। अब हेल्थ का ध्यान रखेंगे नहीं हम। अब हम सिगरेट भी पियेंगे, अल्कोहल भी पियेंगे, लिवर ख़राब कर लेंगे, और उसके बाद बचने के लिए दवाई की जो कंपनी है, ये सारा पैसा आपका टान लेगा। तो मोनोपोली, मोनो का मतलब ही होता है वन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, अब आलू जैसा उसका, उसका वैसा ही मेरा, तो एक ही जैसा है आलू, तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और मोनोपोली में अगर हम बात करें, तो भैया जो प्रोडक्ट मेरा है वो किसी और का हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीमली डिफरेंट है मेरा प्रोडक्ट। और क्लोज में यार देखो, मोरलेस यार वैसा लोग, बस थोड़ा सा कपड़ा फाइन हो जाता है, हल्का हल्का डिफरेंस होता है, हल्का हल्का डिफरेंस में बस दाम चेंज हो जाता है, तो स्लाइट डिफरेंस। और ओलिगोपोली में नन टू सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यार, छोटा नहीं भी हो सकता है या सब्सटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी, इस पे तो भैया इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आलू बेचने वाला अगर कोई 19 रुपया कर देना, और अपने को पता है कि मार्केट पूरा 20 रुपया पे सेटल्ड है, तो 19 रुपये में तो मैं बोलूँगा एक काम कर, पूरा सब्जी मंडी खरीद ले भाई, क्योंकि लोग तो एकदम रेडी है, तुरंत बिक जाएगा एक दिन में। ये पूरा बाजार का जितना आलू है ना, एक दिन में बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड तो है ही। तो बेचने का तो कोई टेंशन नहीं है। 19 रुपया, 20 रुपया का माल 19 रुपया, 20 का माल 19, 20 का माल 19, पूरा दे दे, 10 ट्रक दे दे, आज का सारा लोडिंग अपने पास। ठीक है, इनफाइनाइट। इसमें लार्ज, इसमें स्मॉल, इसमें स्मॉल। डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइस, अब जैसे मतलब प्राइस कहाँ से कंट्रोल होगा यार, 50 पैसा क्या प्राइस कम बेसी करे यार। और प्राइस इसमें काफ़ी हद तक किया जा सकता है। इसमें सम है, इसमें सम है। तो दोस्त मोर और लेस आप समझ चुके हो, आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। आज के लिए 2 लाइन पढ़ के ख़त्म करते हैं खेला को। सो बिफोर डिस्कसिंग ईच मार्केट फॉर्म इन ग्रेटर डिटेल, इट इज़ वर्थ वाइल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, average and marginal revenue and the behavioral principles which apply to all market conditions। तो ये सब कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कल समझेंगे, आज नहीं समझेंगे तो आज भी फुल स्टॉप लगाते हैं। आई होप कि यू आर एन्जॉइंग इट। समझना ज़रूरी है, और बार बार कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का मटेरियल को पूरा इज्जत दो, शॉर्टकट को मत फंसो। शॉर्टकट में जाओगे फिर बोलोगे कि हमारे पास समय कमती है सर, हम क्या करें, शॉर्टकट में पढ़ना है। दोस्त अगर फेल हो जाओगे शॉर्टकट के चक्कर में, तो वापस से समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक ही बार अच्छे से पढ़ लो, कम से कम नॉलेज का तो गारंटी है। शॉर्टकट में पढ़ोगे, पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगा, नॉलेज नहीं रहेगा, और नॉलेज नहीं रहेगा तो जॉब में बहुत गालियाँ खाओगे। किस बात का तुमको पैसा दे हम, हाँ तुम नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। चाहते हो कि वैसा हो आपके साथ, वैसा बटरफ्लाई बनो, वैसा पक्षी बनो जहाँ आपके पंख तो है पर उड़ने का ताकत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा दोस्त। तो उड़ने का उड़ान अगर लंबा भरना है, तो लंबा उड़ान भरने के लिए आपके पंख में ताकत चाहिए, और वो ताकत एक प्रोफेशनल का ताकत होता है, उसका नॉलेज। याद रखना, बोलते हैं पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, बहुत पुराना कहावत है, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तलवार से भी ज़्यादा ताकत कलम का है। तो कलम मतलब नॉलेज जो आपके दिमाग में, उसी नॉलेज से आप अपने कलम का पावर को यूज़ करोगे। दिमाग खाली तो सब कुछ खाली। सो दोस्त, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।